प्रिय विद्यार्थियों, हम विक्रमशिला के हम लोग सभी समर्पित कार्यकर्ता अध्यापक भगिनी बंधु आपको ना हर सब्जेक्ट का बहुत ही आनंदपूर्ण वीडियो देने वाले हैं। हम अभी देखिए हमने हिंदी आरंभ कर दिया है और आपको साइंस भी, साइकोलॉजी भी और फिर आगे हम पॉलिटिकल साइंस आरंभ करेंगे और बड़े बड़े नए तरीके से आपको हम जीके देने वाले हैं और इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे कि हम याद करवा देंगे आपको साथ साथ ही। बस आपका अच्छा साथ दीजिए। आप एक दूसरा आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ से किस कमी हो रही है जिसको हम दूर कर पाएँ। तो आज फिर कल के बाद आगे हम हिंदी को बढ़ाएंगे और आप लोग भी आज पूरा इस हिंदी क्लास का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा। नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम वर्णमाला विषय को आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं। तो देखिए, ये तो हम कर ही चुके कि वर्गों में बांट रखा है व्यंजनों को। अब वर्णों का वर्गीकरण अलग प्रकार से कर रखा है, उनको हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे। सबसे पहले वर्णों का वर्गीकरण कर रखा है वायु या श्वास की मात्रा के आधार पर। उसका मतलब है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में बाहर निकलती है, उसके आधार पर वर्णों को बांट दिया दो भागों में। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, जीवन के बाहर जो वायु निकलती है उसके आधार पर। देखो नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है अल्प प्लस प्राण। क्या बन गया? अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, जिनके वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण कि अल्प प्राण में किस प्रकार वर्णों को शामिल करना है और महाप्राण में वर्णों को किस प्रकार शामिल करना है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्यंजन से। व्यंजन में हमने किया था कल कि 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 25 वर्ण। अब हम इनके ऊपर नंबरिंग करेंगे। क वर्ग, क, च, ट, त, प। वर्गों को याद करने के लिए है, पहले अक्षर उठाएंगे। क, च, ट, त, प, 5 वर्ग है। अब ये क वर्ग पहला वर्ग है, ख वर्ग दूसरा, ग तीसरा, ये चौथा है और ये 5वां है। अब अल्प प्राण में कौन कौन से शामिल होंगे हम वे देखेंगे। प्रत्येक वर्ग मतलब 5 वर्ग, आगे वाले शामिल इसमें नहीं है अभी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। तो हम इसको यहाँ से निकाल के लिख लेंगे। क्या है? सबसे पहले क, ग, फिर ढ, फिर दूसरे वर्ग में है च, फिर है ज और फिर है य, फिर है ट, फिर है ड, फिर है न। उसके बाद है त, थे को छोड़ देंगे, द, त, द और न। फिर अगले वर्ग में जाएंगे प, ब और म। क्या लिखेंगे? प, ब और म। वर्गों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे याद करेंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। और अब दूसरा और चौथा बच गया, वो क्या होंगे? फिर अल्प प्राण नहीं है तो क्या होंगे? महाप्राण। उसमें सबसे पहले लिखेंगे, देखो ख और घ, ख घ। उसके बाद अगला वर्ग है च वर्ग। च वर्ग से उठाएंगे छ और झ, छ और झ। उसके बाद ट वर्ग से ठ और ढ, ठ और ढ। उसके बाद है त वर्ग से थ और ध, थ और ध। और अंतिम वर्ग से है फ और भ, फ और भ। तो देखो अपने वर्गीय व्यंजन तो हो गए। तो देखो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण कहाँ है? अल्प प्राण में है। और दूसरा चौथा कहाँ है? महाप्राण में। अब हम ध्यान से देखेंगे अंतस्थ व्यंजन को और ऊष्म व्यंजन को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम भूल जाते हैं कि वो अल्प प्राण में है कि महाप्राण में है। अब अंतस्थ व्यंजन को उठाएंगे
किसको उठाएंगे? अंतस्थ व्यंजन को। य, र, ल और व, ये क्या है? अल्प प्राण है। य, र, ल और व क्या है? अल्प प्राण है। उसके बाद क्या बचे? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कहाँ चले जाएंगे? महाप्राण में। श, 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 स और ह। जैसे कल हमने इनको इस तरीके से उठा के ऐसे रख दिया था उच्चारण के समय। अब सबसे पहले क्या हुआ कि अंतस्थ व्यंजन को उठाया। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्प प्राण। और ऊष्म व्यंजन है वो क्या है? महाप्राण। ये पढ़ा हमने वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पे? वायु या श्वास की मात्रा के आधार पे, कि हमारे मुख से निकलने वाली वायु के आधार पे वर्णों का कौन सा प्रकार है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है। फिर दूसरा प्रकार है वर्णों का स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कि हमारे मुख के अंदर जो तंत्रियां हैं उनमें कितना कंपन होता है, उसके आधार पे वर्णों का उच्चारण कर दिया। और देखो ये दो प्रकार से है, अघोष या सघोष। अघोष, घोष का मतलब होता है नाद। घोष से ही बना है घोषणा पत्र, कि जिसमें उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत स्वर तंत्रियों में कम झंकार उत्पन्न होता है तो वो अघोष है, और स्वर तंत्रियों में ज़्यादा झंकार उत्पन्न होता है तो वो सघोष है। सघोष को ही हम घोष वर्ण भी कह सकते हैं। क्या? सघोष को ही हम घोष वर्ण भी कह सकते हैं। अब फिर हमसे उठाते हैं इनको वर्गीय व्यंजन से। अब अघोष में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। तो क, ख हो जाएगा क वर्ग से क और ख, च वर्ग से च और छ। उसके बाद है ट वर्ग से हो जाएगा ट और ठ। त वर्ग से क्या हो जाएगा? त और थ। त वर्ग से कौन सा हो जाएगा? त और थ। और प वर्ग से क्या हो जाएगा? प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष। अब बचे कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो वो कौन से हो जाएंगे? घोष या सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा वो होगा सघोष। अब क वर्ग में देखो, क वर्ग से उठा लेंगे जो बचे हुए तीन हैं हमारे, तीन वर्ण है। उसके बाद च वर्ग से भी उठा लिए हमने, ज, झ, य। फिर ट वर्ग से ट, ठ को छोड़ दिया, क्या लिखा? ड, ढ, न। उसके बाद है त वर्ग, त, थ को छोड़ दिया, क्या लिखेंगे? द, ध, न। अंतिम वर्ग आता है प वर्ग। प वर्ग से हमने प और फ को छोड़ दिया क्योंकि आ चुके वो। फिर लिखेंगे ब, भ और म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है वो अघोष है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है वो सघोष है। अब वापस हम आते हैं जहाँ पे दिक्कत होती है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब अघोष में कौन कौन से शामिल होंगे? ऊष्म व्यंजन उठाएंगे पहले, क्योंकि हम अंतस्थ व्यंजन पहले उठा चुके अल्प प्राण में। अब क्या उठाना है हमें ये ध्यान में रखना है कि वो एक बार वहाँ पे आ चुके तब पहले इनको उठाएंगे हम, ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन में भी चारों के चारों शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तीन ही शामिल होंगे। तीन में होगा श, श और स। श, स और स कहाँ पे है? अघोष में है। अब फिर अंतस्थ व्यंजन कहाँ चले जाएंगे? सघोष में। और ह को हमने छोड़ दिया तो है भी कहाँ चला जाएगा? सघोष में। लिखते हैं य, र, ल, व और क्या? ह। य, र, ल, व और है। फिर ये पूछा जाता है पेपर में कि कितने व्यंजन अघोष में आते हैं, या फिर अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पेपर में अगर आए कि अघोष वर्ण कितने हैं तो हम क्या बताएंगे? 11। और सघोष वर्णों की संख्या है 31। और टोटल में के बन जाएंगे 44। अघोष 13 है, सघोष 31 है।
हमने क्या कर लिया, वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कर लिए व्यंजन, स्वर तो आए ही नहीं, तो स्वर कहाँ जाएंगे? स्वर के लिए हम लिखेंगे कि सभी स्वर के लिए हम नोट डाउन करके रख लेंगे कि जो सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण और सघोष ध्वनियां हैं। तो इनको तो यहाँ पे शामिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। तो स्वर को हम कैसे याद करेंगे कि सभी स्वर कहाँ जाएंगे? प्राण में जाएंगे, अल्प प्राण में, और घोष में कहाँ चले जाएंगे? सघोष में। हुआ क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं अगली टर्म के ऊपर, अनुस्वार। क्या अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण हमने किया और वायु कहाँ से निकली? सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, तो उन्हें कहते हैं अनुस्वार। जैसे पंथ, अंत, चंद, जो ऊपर बिंदी लगी हुई है इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो वायु केवल नाक से ही निकलेगी। पंथ, अंत, चंद। फिर है अनुनासिक, इसमें वायु कहाँ से निकल रही थी? देखो, अनुस्वार में केवल नाक से। लेकिन जब हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे तो जो वायु है वो मुख प्लस नाक दोनों से निकलती है। उन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। उन वर्णों के ऊपर क्या लग जाता है? चंद्र बिंदु। जैसे चांद, मांद, चंद, चांद। फर्क समझ में आ रहा होगा? जैसे चंद केवल नाक से आ रही है साउंड, चांद नाक से भी आ रही है और मुख से भी आ रही है। फिर है तीसरा टाइप अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक के आगे निर उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? निर्नुनासिक, के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ना तो नाक से निकलती और ना अनुनासिक की भांति निकलती, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है मुख से, तो वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। जैसे पथ, खत, चाह, राह। इन शब्दों के ऊपर ना ही तो अनुस्वार लगता, ना ही चंद्र बिंदु लगता, स्पष्ट रूप से उच्चरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक। तो हम तीन चीजें और कर चुके। क्या? अनुस्वार कौन से होते हैं, फिर है अनुनासिक कौन से होते हैं, फिर अगला है निर्नुनासिक कौन से होते हैं। उसके बाद हम करते हैं 12 खड़ी। छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ 12 खड़ी रट के लेके आना कल, तो हम रट के चले जाते थे, हमें नहीं पता था क्या है वो क्या नहीं है। लेकिन अब हम एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अब 12 खड़ी, 12 खड़ी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें केवल 12 ही मात्राएं शामिल हैं। इसमें केवल 12 ही मात्राएं शामिल हैं। फिर अगर हम पढ़े तो कल हमने, परसों हमने क्या किया था कि अ से लेकर औ तक तो 11 है, तो यहाँ पे तो 12 है। अंग और ए अयोगवाह थे 2, और उसको मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। लेकिन 12 खड़ी तो कितनी है? सिर्फ 12 ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा को 12 खड़ी में शामिल नहीं किया गया, जो है री। जो है री, री को 12 खड़ी में शामिल नहीं किया गया, इसलिए 13 में से 1 कम हो गया तो कितने बचे? 12। अब हम देखो लिख के देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क की कोई मात्रा नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ व्यंजन में स्वतंत्र रूप से समाहित होता है। जैसे क, अगर क में से कोई कहे कि ए निकाल दे तो हम ए तो निकाल देंगे, हलंत लगा दिया कह के और ए अलग निकल गया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अ की मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती? तो देखो क, अ के बाद फिर क्या आता है? आ। तो क से क्या बन जाएगा? आ की मात्रा लगाई तो का। फिर कौन सी ई आती है? ह्रस्व ई, तो क्या बन जाएगा? की। क्या बन जाएगा? की। ह्रस्व ई के बाद क्या आती है? दीर्घ ई, जिसके उच्चारण में ह्रस्व ई से ज्यादा समय लगता है, वो है दीर्घ ई। की, की, की। फिर
ई के बाद आता है ऊ, पहले ह्रस्व ऊ आएगा, ऊ की मात्रा लगाएंगे, ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा, ये है कू, ये है कू, कू कू। उसके बाद री आती है, लेकिन री को तो हमने शामिल किया ही नहीं, 12 खड़ी में शामिल है ही नहीं। फिर क्या आता है ए, तो का के ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा के। फिर आई की लग जाएगी तो क्या बन जाएगा कई। फिर क्या आता है ओ, तो ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा को। ओ के बाद क्या आता है औ, तो क्या बन जाएगा कऊ। फिर क्या आता है अं, और फिर लास्ट में क्या आता है अह, तो बन जाएगा कंग कह। अब काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये 12 मिलके क्या बनाते हैं 12 खड़ी। इनको पढ़े बिना, इन मात्राओं का ज्ञान हुए बिना हम 12 खड़ी नहीं सीख सकते, और जब तक 12 खड़ी नहीं सीखेंगे हम हिंदी को पढ़ना और लिखना भी नहीं सीख सकते। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।